रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्यादिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्मरस्वतीभाति भेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येन्नो ऊपर वाले में देखने का है नीलपीतस्थूलसूक्ष्मरस्वतीभाति भेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येन्नोचनमेतथा आद्यमाद्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैतथा संकल्पयेत् मनः श्रोत्रप्रगादौ योच्यतामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे ह्रीर्ध्रीर्ध्रीरित्येव मादीन भासयत्येकदाचितिः नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथा ज्ञानी भासयेत् साधनं विना चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहं कृतिरन्यस्या अन्तःकरणरूपिणी चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहं कृतिरन्यस्या अंतःकरणरूपिणी कल हम लोगों ने फिफ्थ वाला देख लिया था पूरा बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था होगी क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने फिलोसफीज को रिफ्यूट किया कि कैसे उनकी फिलोसफी गलत है नो देती नास्तमेत्तेषा न वृद्धिं याति न क्षयम् फिर स्वयं विभाति अन्यथा भासते साधनं विना ठीक है तो कौन कौन से इसको रिपीट किया था हमने नो देती नास्तमेत्तेषा में बौद्ध ठीक है बौद्ध को बोल दिया था कि उसमें जन्म भी नहीं होता मृत्यु भी नहीं होती फिर न वृद्धि से किसको किया था जैन को न वृद्धि में आती न क्षय फिर स्वयं विभाति में किसको किया था ज्ञान को किया था कि उसने बोल दिया था जैन और साधन बिना मतलब उसको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहा है कि किसी चीज को वो इल्यूमिनेट करे उसके प्रेजेंस मात्र से ही सब कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है उसमें कर्ता भाव नहीं आ रहा है जैसे सूर्य उगता है तो लोटस अपने आप खिल जाते हैं तो सूर्य में कर्ता भाव है क्या कि मैं लोटस को खिला रहा हूँ उसके प्रेजेंस मात्र से लोटस जो फूल जो है वो खिल रहा है उसमें कोई डुअरशिप नहीं है वैसे ही यहाँ पे भी जो इल्यूमिनेटर है उसने
इसमें इल्यूमिनेशन का डूअरशिप कर्तृत्व भाव नहीं है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूँ हर चीज, उसके प्रेजेंस मात्र से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6th to 11th श्लोक, इसमें क्या हुआ है, ये पूरा एक सेट है। इसमें हम लोग को जीव भाव के बारे में हम याद है आप लोगों को, इसमें बताया था प्रकरण ग्रंथ जो है ये वाला, इसमें जीव भाव के ऊपर में उन लोगों ने चर्चा किया हुआ है, कैसे जीव भाव है, क्यों है ये जीव भाव वगैरह वगैरह, कैसे दिखता है ये जीव। तो ये 6 to 11 ये पूरा एक सेट है। इसमें मेनली हम लोग को दो क्वेश्चन, अगर हम लोग बोले तो दो क्वेश्चन आएंगे अभी तक का जो हम लोगों ने देखा है। तो जैसे योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, ये लोग सब बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को ये चीज मान्य नहीं है कि आत्मा जो है ये ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी। तो क्यों, तो देखिए हर चीज में यहाँ पे जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को दिख रहा है, आप लोगों ने तो दो विभाग कर दिया कि एक जो विभाग हो गया वो दृश्य विभाग हो गया, एक विभाग हो गया दृष्टा विभाग हो गया। ध्यान से सुनिए, हमारे इंटरेस्ट की बात, दो चीजें हो गई यहाँ। एक क्या हो गया, पूरा का पूरा आपने सारी चीजें जो भी यहाँ पे थी वो सब दृश्य में डाल दिया, और एक में आपने सिर्फ आत्मा को रख दिया, उसको बोल दिया दृष्टा। दो विभाग कर दिए, बस हमको ये प्रॉब्लम। और परवेटिव जब आप बोलते हैं ना, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो निर्विकार है, निर्गुण, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मानते हैं। पर ये जो आपने ऑल परवेटिंग उसको बता दिया है, हम लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोग पूरी तरह से दृश्य को एक ही मान ले, पर इस दृश्य में ही तो हम लोग को अलग 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 भेद दिख रहे हैं। बोले कैसे भेद दिख रहे हैं, दिखता नहीं आपको भेद? कोई कोई दृश्य जो है हम लोग को पूरी तरह से जड़ दिख रहा है, और कोई कोई जड़ में ही हम लोग को लग रहा है कि जैसे ये शरीर है, ये शरीर तो बोल रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, हम लोग इसको कैसे बोलते कि ये जड़ है? ये माइंड को मैं कैसे बोल दूं? ठीक है, आपने बोल दिया वृत्ति जड़ है, आपने बोल दिया माइंड जड़ है, पर मैं ये कैसे मान लूं कि ये वृत्ति जड़ है, माइंड जड़ है, जबकि मुझे दिख रहा है कि ये माइंड सेंशिएंट है। अगर अगर आपने उस आत्मा को ऑल परवेडिंग ना माना होता तो हमारी ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती। बोले कैसे? नहीं तो फिर हम लोग ऐसा बोल देते कि एक पोर्शन जो है उस आत्मा का, वो क्या हो जाता, वो इस जड़ के साथ में, दृश्य के साथ में मिल के, ये एक जो चेतन जो बीच में पड़ा हुआ है ना, ये बॉडी जैसा, माइंड जैसा, जो कि सेंशियंट जैसा एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग उससे कर देते तो हम दोनों की बात रह जाती। हाँ, ऐसा हो जाता। तो आपने ये जो पूरा का पूरा बोल दिया ऑल परवेडिंग है ये, इसका मतलब सर्वव्यापी है ये, मतलब उसमें कोई पार्ट नहीं है, मतलब वो एकदम अलग ही हो गया। इसमें हमको थोड़ा सा जच नहीं रहा। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि दृश्य में ही ये दो दो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, कि कोई चीज जो है पूरी तरह से हम लोगों को लगता है कि घूम रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसको हम लोग नहीं प्रूव कर पा रहे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप उस दृश्य को जो है उसको बोल दीजिए, दृष्टा को बोल दीजिए, वो ऑल परवेडिंग नहीं, उसका एक पोर्शन हम लोग ले लेते हैं जो कि इस जड़ दृश्य के साथ में मिलके, ठीक है, पत्थर है या ये सब डेस्क है, ये सब, ये पूरा का पूरा जड़ हो गया। पर इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी है, हम आपके आत्मा को नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं है, ठीक है, आपका आत्मा भी है, पर एक बीच में ऐसा भी पोर्शन होना चाहिए जो दोनों के साथ में मिक्स हुआ हुआ है। वो तभी पॉसिबल है जब आप उस दृष्टा को ऑल परवेडिंग नहीं माने। विद पार्ट्स अगर वो आप मान लें तो फिर क्या होगा कि हम लोग उसको थोड़ा सा निकाल के वहां से इधर मिला देंगे, ऐसा कर लेंगे। और सेकेंड प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये जो हम लोग को सुख दुख ये सब कुछ दिखता रहता है, इस ये कहां से आ, हर चीज में तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई चीज मुझे दुख दे रही है, कोई चीज मुझे सुख दे रही है, कोई गर्म ठंडा सब कुछ हो रहा है, ये चीज
उस वस्तु में कहां से पावर आया कि मुझे वो इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि वो तो जड़ है। माइंड भी आपने बोला जड़ है, वृत्ति भी आपने बोला जड़ है, तो वहां से मुझे सुख दुख क्यों मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? ये दो क्वेश्चंस जब पुट हुए, तब उसके बाद में 6 to 11th वर्स उसका क्लैरिफिकेशन समझ में आ गया। हमको दिख रहा है ना, दो तरह से है इस सृष्टि में, दृश्य के भी विभाग हैं, वो कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया, क्योंकि आपने तो प्रूव कर दिया। आपने कैसे प्रूव किया कि जहां पे भी दृश्य है वहां पे दृष्टा होगा, दृष्टा है, दृष्टा एक ही होगा, यत्र यत्र दृश्यम तत्र तत्र दृष्टा। आपने प्रूव कर दिया ऐसे। तो हमने बोला ठीक है, दृष्टा है तो फिर ठीक है, हम लोग भी मानते हैं कि दृष्टा है तो दृश्य भी है। पर ये दो दो चीजें अगर दृश्य है तो फिर वो घटवत होना चाहिए, पर सारी चीजें तो घटवत होती नहीं है, किसी किसी में सेंशियंसी भी होती है। इनर्टनेस मतलब तो उसको फील नहीं होना चाहिए, उसको दिखना नहीं चाहिए, उसको सुख दुख नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? और इसीलिए ये जो बीच में जो द्वैतवादी होते हैं ना, उन लोगों को यही पॉइंट पे उन लोग बोलते हैं कि हम लोग इसीलिए जड़ चेतन का विभाग, जड़ चेतन का भेद हम लोग करते हैं। इसीलिए उन लोगों ने तीन चीजें बना दी हैं, जीव, ईश्वर और जगत। और इन तीनों से भेद आ गया। क्या क्या भेद आया? जीव जीव भेद आ गया, जीव जगत भेद आ गया, जीव ईश्वर भेद आ गया, जगत ईश्वर भेद आ गया, जगत जगत भेद आ गया, ईश्वर जीव भेद आ गया। कितना सारा भेद ही भेद हो गया, 6 भेद आ गए ना, तीनों के कॉम्बिनेशन। तो ये सारा भेद इन लोगों ने बोला, क्यों? क्योंकि वो दृष्टा जो है वो एक नहीं हो सकता उन लोगों के हिसाब से, ऑल परवेडिंग नहीं हो, क्योंकि हमको दिख रहा है, हमको अलग अलग दिख रहा है कि जीव जो है वो ईश्वर में वो भेद है, जगत में और जीव में भेद है। जीव कैसे बीच में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से वो इनर्ट भी नहीं है और पूरी तरह से वो ईश्वर भी नहीं है, बीच का है। इसीलिए उन्होंने ये तीन भेद बनाए, द्वैतवादियों की बात देखा कि तीनों चीजें, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तीनों चीजें हैं, होंगी ही। ठीक है, तो अब इसी को यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन चित छाया वेशित बुद्धम है। बोले ये क्या होता है? देखिए, चित छाया मतलब चित छाया वेशित बुद्धौ, भान बुद्धि में बुद्धौ, इकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी, बुद्धौ, बुद्धि में क्या होता है? चित छाया, चित छाया का आवेश हो गया। मैं चलेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे। चित छाया का आवेश हो गया, बुद्धौ भानम धीस तो द्विधा स्थिता। अब वो क्या हो गया? वो भानम धी जो है वो द्विधा, दो तरह से आ गई। जैसे स्प्राउट हो गया कोई बीज, तो स्प्राउट में से दो लीव्स निकल गई, तो वैसे ही ये जो बुद्धि है, ये क्या हो गया? इसका दो, माइंड स्टफ जिसको हम लोग बोलते थे ना, उस माइंड स्टफ के दो पोर्शन हो गए। क्या हो गया? एका अहंकृति रन्यास्यात्, एक तो अहंकृति बन गई, अहंकार बन गया, और दूसरा क्या बन गया? अंतःकरण रूपिणी, दूसरा जो है वो अंतःकरण रूप से भासने लगा। तो यहाँ पे छाया बोल दिया, किस चीज का छाया? उस चीज का छाया बोल दिया, चित छाया वेशितो बुद्ध। अब देखिए, रिफ्लेक्शन और छाया में क्या डिफरेंस है? उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं बोल के शैडो बोल दिया। रिफ्लेक्शन और शैडो में क्या डिफरेंस? हम लोग को हमेशा लगता है कि रिफ्लेक्शन है उस चीज, पर यहाँ पे उन्होंने छाया बोल दिया, शैडो है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सामने मिरर है, और मिरर में क्वालिटीज उस चीज की दिख रही है, जो भी चीज रिफ्लेक्शन मतलब एक रिफ्लेक्टिव मीडियम बीच में होगा, रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा उस चीज में, उस चीज का जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस चीज को वैसे तो वैसे देखा जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को एक मीडियम चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब छाया का क्या है? छाया का क्या है? छाया, छाया में क्या होता है, लाइट पीछे से आएगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो, और उसमें एक कालापन, एक डार्कनेस आएगा छाया में, और पूरी तरह से वो पूरी तरह से उसके जो क्वालिटीज है, उसके जो गुण है, वो पूरी तरह से नहीं दिखेंगे। उसका कलर, हाँ, उसका सब कुछ नहीं समझ में आएगा, एक एक चीज, वो छाया हो गया। तो यहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी ने क्यों छाया यूज किया? रिफ्लेक्शन ना बोल के ने छाया यूज किया। इसका इसका एक कारण यही है कि वहां पे छंद के कारण उन्होंने छाया यूज किया होगा, और कुछ छंद मिलाने के कारण, और कुछ कुछ जो है छाया में और रिफ्लेक्शन में कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है बताइए। वेरी गुड, दोनों अनरियल है ना? और क्या है? दोनों को ही हम पकड़ नहीं सकते, दोनों ही रिफ्लेक्शन और छाया दोनों को ही हम पकड़ नहीं सकते, है ना? एक और कॉमन पॉइंट क्या है? दूसरों पे डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। तो इन तीनों के कारण उन्होंने, इन तीनों कॉमन पॉइंट्स के कारण क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ओरिजिन अनरियल है। सेकंड, वी कांट कैच इट। थर्ड, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। तो इन तीनों के कारण, तीनों सिमिलैरिटीज के कारण में विद्यारण्य स्वामी जी ने इसको यूज कर, सिमिलैरिटी तो है। छाया चलो बड़ा छोटा होता रहता है, सब कुछ है, रिफ्लेक्शन में वो नहीं होता, रिफ्लेक्शन सेम आता है। जिस तरह से छाया आएगा, जहां से लाइट रहेगा, उस हिसाब से बड़ा छोटा होता रहेगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग मानते हैं डिफरेंस है। क्लैरिटी ज्यादा रिफ्लेक्शन में होगी, छाया में नहीं है ना? छाया ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, रिफ्लेक्शन सामने से पड़ेगा। सब है सारे पॉइंट्स, पर इन तीनों सिमिलैरिटीज की वजह से उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पे छंद मिलाने के कारण उन्होंने जितनी छाया बोल दिया, पर एक्चुअली वो वही है, रिफ्लेक्शन ही है, उसी का रिफ्लेक्शन ही है। बोले ऐसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा? और जो ये है ये अपना रिफ्लेक्शन है, आईने में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लिए एक क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यानी वृत्ताकार चाहिए, है ना? तो आप कैसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसका कोई आकार ही नहीं है? आप ही ने डिसाइड करके अब भी बोला था कि वो निराकार है, ऑल परवेडिंग है, तो फिर उसका कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है बताइए? फिर आंसर में ये बोला गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि विच शेप का ही हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। बोले कैसे, बिना रिफ्लेक्शन के भूत प्रेत है क्या, बिना इसके भी रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, स्पेस का रिफ्लेक्शन नहीं आता है मिरर में। जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, सोचिएगा, हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे और मिरर के बीच का डिस्टेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम लोग पीछे खसक जाएंगे तो बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन के लिए हम आकार ही चाहिए, स्पेस का रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो बोले ऑल परवेडिंग जो है उसका रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है एक छोटी सी चीज में? तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ, ये पंचदशी कार मतलब इन्होंने ही, विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में लिया। ये मैं एग्जाम्पल्स इसीलिए बताती हूँ ताकि हम लोग का दिमाग खुले। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए।
पर क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए देखिए उन्होंने ये बोला रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन है ऑल ऑल परवेडिंग का, कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो छोटी सी बुद्धि में, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक घड़ा ले लेते हैं, मटका। मटके के अंदर पानी है, ठीक है? तो मटके के अंदर पानी है, इसका मतलब है कौन कौन से तीन, एक तो हो गया टोटल स्पेस, महाकाश, हाँ, एक हो गया घटाकाश, और एक और है जलाकाश। एक हो गया महाकाश, टोटल स्पेस, हाँ, टोटल स्पेस का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नीला नीला पानी दिखेगा टोटल स्पेस का। हाँ, घटाकाश, घटाकाश घट के अंदर का आकाश, ठीक है? जलाकाश, जल के अंदर भी तो स्पेस है ना? नहीं तो कहां से, कोई भी चीज अगर इस संसार में है तो स्पेस में ही है, तो वो भी तो वहां पे है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वैसे ही जैसे ये टोटल आकाश जो है ये तीन तरह से उसके अंदर दिखाई दे रहा है घटाकाश के अंदर, वैसे ही हमारी आत्मा भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है बुद्धि में। ये एग्जाम्पल दिया है वहां पंचदशी। सोचिए फिर से, एक घड़ा है, हाँ, घड़े के अंदर में पानी है। उनका क्वेश्चन क्या है, बेसिक समझ में आया? उनका क्वेश्चन ये है कि समथिंग इज ऑल परवेडिंग, हाउ कैन इट रिफ्लेक्ट इन अ स्मॉल मीडियम? छोटा सा मीडियम के अंदर आप उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं आपने, इसका मतलब क्या है कि वो बुद्धि जिसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी तो उसका एक पार्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसी के पार्ट के अंदर में ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? थोड़ा सा सटल है पर समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो कैसे ऐसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी चीज और उसी के अंदर का पोर्शन है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे उसे हो सकता है? तब उन्होंने ये वाला एग्जाम्पल, उन्होंने ये बोला कि जैसे एक मटका रखा हुआ है, मटका कहाँ रखा हुआ है, जा रहे हैं? मटका जो है वो रखा हुआ है, मटका कहाँ रखा हुआ है? टोटल स्पेस में रखा हुआ है। मटका जो रखा हुआ है टोटल स्पेस में है। टोटल स्पेस के अंदर, मटके के अंदर क्या है? पानी है। पहले पानी पे चलते हैं। तो पानी है। अब जो पानी है, पानी के अंदर भी तो आकाश है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो आकाश में ही है। हर चीज यहाँ पे उसके कारण में ही रखा रहेगा। तो जल का भी कारण तो आकाश ही है, अगर हम लोग पीछे 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 चले जाएं। कोई भी चीज यहाँ पे आकाश में ही है। तो उस हिसाब से टोटल स्पेस जो है उसके अंदर वो घड़ा रखा हुआ है। अब वो घड़े के अंदर पानी है, पानी के अंदर वो टोटल स्पेस जो है नीला नीला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वहां पे भी है और अंदर, उसके अंदर भी जलाकाश में भी आकाश है। तो हो गया ना रिफ्लेक्शन। ये उन्होंने एग्जाम्पल कि इस तरह से तुम समझो कि वो यही पूछ रहे हैं कि आपने तो फट से बोल दिया कि चितित छाया वेशितो बुद्धो, वो बुद्धि में वो आवेशित होके वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। छाया भी बोल दिया उसको, रिफ्लेक्शन भी बोल दिया। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रिफ्लेक्शन ऑल परवेडिंग का छोटे से मीडियम में कैसे होगा। तब उन्होंने ये वाला एग्जाम्पल पंचदशी में दिया, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, उठाया कि हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकेगा। ठीक है? आवेश मतलब क्या? आवेश मतलब विष धातु है। विष धातु मतलब किसी चीज में एंटर करना फ्रॉम आवेश, और फ्रॉम ऑल साइड्स। विष धातु मतलब प्रवेश करना, एंटरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, तो आवेश हो गया। आवेश मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, मतलब हमारा कोई कोई जैसे कोई और भूत का आवेश हो गया, भूत प्रवेश कर गया, ऐसे लगता है ना कभी कभी। उसके अंदर आवेश हो गया,
ऐसे ही बुद्धि के अंदर किस चीज का आवेश हो गया? चेतना का आवेश हो गया, चित्ती का आवेश हो गया, उस बुद्धि के अंदर हो गया। तो वो रिफ्लेक्टिव मीडियम बन गया हमारा। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ भानम धीस्तु द्विधा स्थिता। वो एक जो बुद्धि है, वो धी जो है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होने लगी? वो द्विधा, द्विधा मतलब दो तरह से। तो इसीलिए जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करें ना, तो हम लोग को बहुत केयरफुली वर्ड यूज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना मान ले हम लोग कि वो जो चेतन है, वो जो हमारे अंदर बुद्धि के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लिमिटेड है। सारे अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं सारे एग्जाम्पल्स के, अवच्छेदवाद का भी और प्रतिबिंबवाद का भी। सब जगह अपना अपना लिमिटेशन है। हम लोग एग्जैक्ट एग्जाम्पल कहीं पे भी ढूंढ के नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो वन इन इटसेल्फ है। उस आत्मा को हम लोग कैसे एग्जाम्पल उस वो करें कि ऐसा है वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको केयरफुल रहना। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे, हमारा माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि ये छोटा है, अनलिमिटेड है, पर ऐसा नहीं है। वो चेतन का आवेश हो गया है। तो अब वो जो बुद्धि थी, वो बुद्धि जो इनर्ट थी, वो क्या हो गई? एकदम से सेंशियंट हो गई। बुद्धि सेंशियंट हो गई। और बुद्धि सेंशियंट होके एकाहंकृति अन्यास्या अंतःकरण रूपिणी, एक अहंकार रूप से आ गई और एक अंतःकरण रूप से आ गई। तो अंतःकरण रूपिणी मतलब क्या है? देखिए, एक अंतःकरण है और एक बहिकरण है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अंतःकरण और बहिकरण। अंतःकरण मतलब हमारा माइंड स्टफ जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, बहिकरण मतलब क्या? हमारे सारे इंद्रियां। तो बहिकरण क्या करता है? बहिकरण हमारे अंतःकरण को, जैसे पियोन होते हैं ना, वैसे पियोन बाहर से सारे फाइल्स इकट्ठे करके अंदर ऑफिसर को लाके देते हैं। वैसे ही ये सारे जो बहिकरण हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाहर से वृत्तियां और संसार से उठा 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 के हम लोगों को इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ला के उस अंतःकरण को देते हैं। कौन? बहिकरण। अब वो ला के एक एक फाइल ऐसे देते हैं। जैसे सपोज हम लोगों ने एक फूल देखा, तो आंख ने क्या किया? आंख ने उसका रूप जो है, उसका इंफॉर्मेशन ले लिया और उसको अंदर जो है, उसको अंदर अंतःकरण में डाल दिया। ठीक है, अंतःकरण ने क्या किया? जैसे ही उसको वो इंफॉर्मेशन मिली, देखिए, इंफॉर्मेशन मिलते ही उसने उसको वृत्ति रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वृत्ति रूप में। तो बाहर से जैसे इंफॉर्मेशन आती है, अंतःकरण उसको वृत्ति के रूप में अंदर स्टोर कर। फिर से क्या हुआ? उसने उस हाथ में टच किया रोज को, कि रोज है। तो जैसे ही उसने टच किया रोज को, उसने देखा बहुत फास्ट और ये साथ में हो रहा है। मैं तो आप लोग को डिफरेंट कर करके बता रही हूँ, धीरे धीरे कर। इतना फास्ट होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता कि अलग अलग काम कर रहे हैं लोग। टच किया तो टच करते ही उसका जो भी सॉफ्टनेस है, उसका जो भी ठंडा गरम जैसा भी है उस चीज का, वो फिर से स्टोर हो गया अंदर वृत्ति के रूप में अंदर स्टोर हो गया। फिर से स्मेल स्मेल किया मैंने, उसके साथ में कीड़ा भी अंदर चला गया। जोर से स्मेल किया, कीड़ा कर रहे हैं। ये सारी क्या हो रहा है? वृत्ति के रूप में अंदर स्टोर हो रहा है कि नहीं, आगे से कभी भी ऐसा सूंघना नहीं। वृत्ति के रूप में हो रहा है। फिर उसकी खुशबू जो है, वो भी उसने स्टोर कर लिया कि गुलाब की खुशबू ऐसी होती है, स्टोर हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे किसी ने अगर कुछ अच्छा चीज दिया, उसने खा भी लिया। गुलाब को कई लोग खाते भी हैं, बेलपत्री को भी खाते हैं, फट से उनको आदत होती है मुंह में डालने। तो उसको टेस्ट भी मिल गया। टेस्ट मिला तो उसने टेस्ट का भी जो फाइल बना के वो अंदर स्टोर कर लिया। ये कौन कर रहा है? बहिकरण अंतःकरण को दे रहा है।
अंतःकरण वृत्ति रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये अंतःकरण का काम हो गया। अब वहां जो ये अंतःकरण क्या है, वृत्ति मत है। अंतःकरण इज ऑलवेज वृत्ति मत। वृत्ति मत मतलब वृत्ति बनाने वाली। अब इसको कोई पजेस करने वाला चाहिए। सारी वृत्तियां तो आ गई कि मैं जानता हूं, मुझे पता है गुलाब कैसा होता है, मुझे पता है गुलाब की सुगंध कैसी होती है। तो ये कौन है, ये अहंकार है, अहंकृति। क्यों? क्योंकि उस नॉलेज को पजेस करने वाला, कि मुझे वो ज्ञान हो गया है, ये पजेस करने वाला अहंकार, अहंकृति आ जाएगी। तो अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? ज्ञाता है वृत्ति का। और अंतःकरण क्या है? वृत्तिमान है, वृत्तिमत है। वृत्तिमत मतलब वृत्तियों को कॉन्स्टेंटली बाहर से इंफॉर्मेशन ला ला के वो सारे बहिकरण देंगे हम लोग को, वो सारे फाइल्स बनेंगे, और फाइल्स को स्टोर करने वाला, पजेस करने वाला, कि ये मेरा नॉलेज है, मेरा इंफॉर्मेशन है, उसको कौन बोलेगा? अहंकार। पजेस कर रहा है ना। तो नॉलेज किसका? किसी का तो होगा वो नॉलेज। तो नॉलेज जिसका है वो बोलेगा मेरा नॉलेज है, मुझे पता है, वो अहंकार, अहंकृति। ठीक है। तो इस तरह से ये जो अहंकार, चित छाया वेशितो बुद्धो भानम धी स्तुदिधासता एकाहंकृति, अहंकृति आ गई, अन्यास्यात् अंतःकरण रूपी। तो ये माइंड जो है ये दो चीजों से बस बना हुआ है, एक तो इदम वृत्ति और एक अहम वृत्ति। उसी को हम लोगों ने वहां क्या बोला था, उपदेश सार में श्लोक बताइए, वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता, फिर विद्याहम मनः, वृत्तयो मनः विद्याहम मनः, ऐसे ही था ना। मतलब क्या? वृत्तयस्त्वहम, अहम वृत्ति में आश्रिता, अहम वृत्ति पे ये इदम वृत्ति आश्रित है। याद आया उपदेश सार में। और वृत्तयो मनो विद्या मनो, ये जो वृत्तियां है मन की, इसी को तुम मन जानो। विद्या मन, ये सारी अहम वृत्ति, इदम वृत्ति, जो भी वृत्तियां सारी चल रही हैं, इन्हीं को तुम क्या जानो? मन जानो। तो ये मन हो गया। माइंड स्टफ इसी को हम लोग बोलते हैं। माइंड स्टफ दो तरह से कैसे हो गया? एक तो माइंड स्टफ हो गया, ये इदम वृत्तियां आ गई, वो उसको हम लोग बोलेंगे पजेस्ड। और ये पजेसर, पजेसर कौन है? अहम वृत्ति। ये पजेस कर रही है इदम वृत्तियों को। इसी तो अंतःकरण जो है वो पजेस्ड है बाय अहंकार, अहंकृति। ठीक है। तो पजेस करने वाला कोई तो चाहिए। वो इदम वृत्ति, अहम इदम वृत्ति आ रही है जा रही है, वो किस पे आ रही है जा रही है? वो अहम पे ही तो आ रही है जा रही है ना। अहम वृत्ति का बेस है, अहम वृत्ति पजेसर है उसकी। हमने कितना डिटेल में देखा था इसको। तो अहम वृत्ति जो है वो पजेस किए हुए है एक 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 इदम वृत्ति को। वो इदम वृत्ति उसी पे आती है, उसी पे चली जाती है, कोई बेस चाहिए उसको, वो है अहम वृत्ति। अहम वृत्ति का ऑब्जेक्ट, हमको लगता है अहम वृत्ति बहुत, अहम अहम वृत्ति चेंज नहीं हो रही, अहम अस्मि। अहम वृत्ति का ऑब्जेक्ट क्या है? अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। इदम वृत्ति का ऑब्जेक्ट क्या है? सारे विषय। कोई भी वृत्ति, हाँ, सगर्भा होती है। हाँ, कोई भी वृत्ति जो है बिना गर्भ के नहीं रहती, प्रेग्नेंट होती है सारी वृत्तियां। क्यों? क्योंकि उसमें विषय रहता है। बिना विषय के कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी। तो विषय जब रहता है, वो वृत्ति रहती है, सगर्भा रहती है, उसको होल्ड करने वाला कोई भी विषय, इदम वृत्ति का विषय इस संसार का होगा। और अहम वृत्ति का विषय क्या होगा? अहम, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। तो इदम वृत्ति का विषय फास्ट चेंज हो रहा है, मूविंग हो रहा है, इसीलिए हमको लगता है कि हम वृत्तियां चेंज हो रही हैं। पर अहम अस्मि का भी जो विषय है वो भी चेंज हो रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, पर विषय जो है वो सेम है।
अहम 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 सेम है, इसीलिए हम लोग को मैं हूं की कंटिन्यूटी लगती है। अहम 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 वृत्ति जो है वो बेस में है, और इदम वृत्ति उस पे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसके अकॉर्डिंगली विषय बदलता रहेगा, वो भी बदलता रहेगा, वो लीन हो जाएगा, फिर बाद में वापस आएगा। ऐसे हो के इदम वृत्ति जो है किस पे दिख रही है? अहम वृत्ति पे। तो ये अहम और इदम वृत्तियों का ही पूरा खेल है ये जगत। माइंड स्टफ इसी से बना हुआ है, अंतःकरण रूपिणी और अहंकार, ये दोनों चीजों से ही बना हुआ है। अंतःकरण क्या करता है? सारी चीजों को ले लेके सारी वृत्तियों को इकट्ठा कर रहा है। कहाँ पे इकट्ठा कर रहा है? अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। और उसको पजेस करने वाला कौन है? अहंकार। उसी को हम लोगों ने अहम वृत्ति बोल दिया था उपदेश सार में। क्लियर हो गया ये? तो बाहर से जब भी कोई चीज हमको अंदर लानी होती है, वो बहिकरण करता है। उसको अंतःकरण क्या करता है? अंतःकरण वृत्ति के रूप में बना के रख लेता है। और उसको पसेस करने वाला कौन है? ठीक है। हम्म। नहीं, कन्वर्ट मतलब मैंने ऐसे बोला जनरल। पर वो जो अब जब अंदर आएगा, वो अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में तो आता नहीं है, वो तो वृत्ति के रूप में ही आएगा। पर अंदर लाने वाला अगर बहिकरण नहीं होगा, देखेगा नहीं, वो बहिकरण भी, क्योंकि सूक्ष्म अंतःकरण है, तो अंतःकरण उसका पावर, पावर हाउस बोलते हैं ना, जो बैटरी, वो है। बिना अंतःकरण के बहिकरण काम ही नहीं करेगा। तो बहिकरण क्या करता है? वो अंतःकरण को लाके देता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला ये अंतःकरण होता है। काम तो सब वृत्ति में ही हो रहा है, काम तो सारा कुछ वृत्ति के ही रूप में हो रहा है, क्योंकि अंदर ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, है ना। अंदर जो भी चीज इंफॉर्मेशन हमारे जाएगी, वो वृत्ति के रूप में ही आएगा। पर लाने वाला कौन है? बाहर वर्ल्ड को कांटेक्ट करने वाला बहिकरण। कांटेक्ट जो करता है, जैसे पियोन बाहर बैठा रहता है, वो कांटेक्ट कर रहा है बाहर से, वो फाइल अंदर लाके देने वाला बहिकरण होता है। और अंतःकरण क्या करता है? उस फाइल को लेता है और कन्वर्ट करके उसको रख लेता है। ठीक है। तो बाहर से इंफॉर्मेशन लाने वाला बहिकरण, अंदर से बाहर इंफॉर्मेशन भेजने वाला अंतःकरण। उल्टा। हाँ, बस वही सब है, इसको अलग से और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। पर फिर हमको ये बॉडी कॉन्शियस क्यों लगती? हमको ये बॉडी सेंशियंट क्यों लगती है? ऐसा क्यों हो जाता है? हीट जो है, हीट को क्या हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं क्या? पानी को अगर हमको उबालना हो, गर्म करना हो, हाँ, तो पानी को गर्म करने के लिए हम लोग डायरेक्टली अगर आग पे डाल दें, तो या तो आग छोटी होगी तो आग बुझ जाएगी, या तो आग बहुत बड़ी होगी तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को कोई बीच का कंटेनर चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमारा कंटेनर। नेक्स्ट श्लोक पे आइए। छायाहंकारयोरैक्यम् तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्। छायाहंकारयोरैक्यम्
तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहङ्कारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात् देहश्चेतनतामगात्। तो छाया छाया जो है वो क्या है, अहंकार योरेक्यम। वो जब अहंकार के साथ में वो मिलता है तब क्या होता है, तप्ताय पिंडवन्मतम। तप्त पिंडवत मतलब जो लोहे का जो पिंड होता है ना, उसको जब हम लोग गर्म कर लेते हैं वही हॉट आयरन बॉल की तरह बन जाता है। वैसे ही तद अहंकार तादात्म्यात, वैसे ही अहंकार के तादात्म्य से, किसके, छाया के तादात्म्य से, अहंकार के तादात्म्य से देह चेतनता मगत, इस देह के अंदर में चेतना आ जाती है। इस देह, ये जो इनर्ट देह है, ये उसके कांटेक्ट में, उस छाया के कांटेक्ट में, चितित छाया जो बोला, चित छाया उसके कांटेक्ट में आने पर एकदम से सेंशियंट बन जाता है। तब तायफ पिंडवन मतम। एग्जाम्पल यहाँ पे हॉट आयरन बॉल का दिया, हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। तो कोई भी थॉट, मैंने उस पहले उपदेश सार में भी ये बोला था कि कोई भी वृत्ति अगर हमारे मन के अंदर आती है, हाँ, उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं चला। कोई आदमी आएगा सामने से, हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई खाना हम लोगों ने खा लिया बिना जाने, ठीक है, हो सकता है ऐसा कि हम लोगों ने खा लिया, हमको उसका टेस्ट, नमक पता नहीं चला कभी कि नमक डाला ही नहीं, बाद में बोला नमक भूल गए थे डालना। पर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वृत्ति आए और हम लोगों को पता ना चले, बाद में भूल जाए, दैट इज पॉसिबल। But at that time, I didn't recognize that vritti. This is not possible at all. क्यों? क्योंकि उसके बेस में वो साक्षी बैठा हुआ है। पॉसिबल ही नहीं है कि हमको वृत्ति कोई आएगी और हम लोग को पता नहीं चलेगा। वहां पे लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे क्यों बोला आपने, ऐसे क्यों बोल दिया कि यहाँ पे अहम वृत्ति है? अहम वृत्ति से क्या हुआ? तो अहम वृत्ति तो फिर से इनर्ट ही हो गया। ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं कि अहम वृत्ति जो है वो इनर्ट है? क्योंकि अहम वृत्ति चेंजिंग है ना, मैंने अभी भी बोला था आपको। जो इदम वृत्ति और अहम वृत्ति है, ये दोनों चेंजिंग है। अहम वृत्ति का भी जो अहम 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 चलता है, वो हम लोग डीप स्लीप में उसको रखते हैं क्या, वो भी लीन हो जाता है ना। तो अहम वृत्ति चेंजिंग है, अहंकार चेंजिंग है, इसीलिए उसको बोला कि वो इनर्ट है। उसको हम कॉन्शियसनेस नहीं बोल सकते, वो वृत्ति है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं तो वो बदलती ही नहीं, वो छूटती ही नहीं, हमेशा हम लोग को डीप स्लीप में भी हम लोग को वो दिखता रहता। ठीक है, तो क्या होता है, उस अहम वृत्ति के साथ में जब तादात्म्य हो जाता है, किसका, छाया का, तब जाके वो सेंशियंट बन जाता है। वो तो वृत्ति है, जड़ है वो, उसमें अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो हमको उस अहम, तब जब जैसे ही वो सेंशियंट बनता है, तब क्या होता है कि अहम अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये एक थॉट बार 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 बार, बार चलने लगा, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। जब ये एक थॉट चलने लगा, तब हमारा एक्सपीरियंस क्या हो गया, आई एम लिविंग। एक स्थिति ऐसी आएगी, आई भी होगी सबके हमारे लाइफ में, जब ये अहम 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 वृत्ति, अहम अस्मि वृत्ति के साथ में हमारा तादात्म्य नहीं होगा। बस हमको उस स्टेज तक पहुंचना है।
हम लोग बन जाएंगे आई एम नॉट लिविंग, आई एम लाइफ। तब हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस रहेंगे। हमारा बुद्धि के साथ में हमारा जो तादाद में है उसको वो हट जाएगा। जब वो हट जाएगा, जैसे ही हट जाएगा, तब क्या होगा? आई एम नॉट कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट लिविंग, आई एम लाइफ। वर्ड से हम लोग नाउन में आ जाएंगे। अभी हमारा एग्जाम्पल यही है ना, हम वृत्ति रूप में हम लोग रहते हैं। अहम अस्मि, अहम अस्मि, उस अहम अहम वृत्ति में ही हमारा पूरा जीवन हमारा अभी टिका हुआ है। और वो अहम वृत्ति बीच बीच में इदम चली जाती है, इदम पे टिकी हुई है। अहम वृत्ति को बहुत इनसिक्योर लगता है बिना इदम वृत्ति के, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वहीं से मिली हुई है ना उसको। उसकी पर्सनालिटी, उसके बिना तो उसकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है अपनी, वहीं से उसको मिला हुआ है। तो जब वहां से उसको सब कुछ मिल रहा है, व्यक्तित्व, अस्तित्व, ये सब कुछ वहां से उसको मिल रहा है, तो क्या हुआ? उसकी एक पर्सनालिटी बन गई। वो अहम वृत्ति उस पर्सनालिटी को नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए हम लोग को पूरे टाइम अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये भान होता रहता है। किसके कारण? उस छाया के कारण, छाया के और अहम वृत्ति के तादात्म्य के कारण। और जैसे ही वो तादात्म्य कट ऑफ होता है, तो क्या होता है? बस अहम, अस्मि नहीं मत लगाइए, अहम। अस्मि से अस्ति तक हम लोग की जर्नी है। अस्मि हम लोग अभी है ना, इसको हम लोग को हटाना है। हम लोग नाउन है, क्या है? ब्रह्म अस्ति, आत्मा अस्ति। हम लोग कुछ बने हुए हैं अभी, किसके कारण? इस अहम वृत्ति के कारण। और वो कैसे हुआ है? वो इस तादात्म्य के कारण ही हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।